दोस्तों ये रियल काम सूत्र बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद इस अध्याय से यहाँ से शुरू करते हैं। उपक्रम। इस श्लोक का अर्थ, कामशास्त्र के आचार्य ने नक्षत्र के समान दंतशत को भी कामवर्धक बताया है, इसीलिए उन्होंने नक्षत्र के बाद दंतशत का वर्णन किया है। आचार्य वात्स्यायन नक्षत्र के बाद यहाँ दंतशत की विधियों का वर्णन करेंगे। नक्षत्र का मतलब होता है नाखूनों से खुरेचना संभोग के समय, और दंतशत का मतलब होता है दांतों से काटना। पिछले वीडियो पे हमने नक्षत्र के बारे में पढ़ा था। पिछले वीडियो रामायण, महाभारत, वेद पुराण या कामसूत्र ये सब शुरुआत से अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइएगा, या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करके भी आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो दंत छेद के स्थान को कहते हैं ऊपर के होंठ, अंतर्मुख, जीभ और नेत्रों को छोड़कर चुंबन के लिए बताए गए स्थानों पर दंतशत करने चाहिए। आचार्य वात्स्यायन ने चुंबन के लिए जो स्थान बताए हैं उनमें उत्तरोष्ठ यानी ऊपर के होंठ, अंतर्मुख और नेत्रों को छोड़कर बाकी सभी स्थान दंतशत यानी दांतों से काटने के लिए के भी स्थान हैं, अर्थात ऊपर के होंठ, मुख के भीतर भाग तथा नेत्रों पर दंतशत नहीं करना चाहिए। शेष चुंबन के स्थानों पर दंतशत करना चाहिए। कल्याण मल्ल को छोड़कर शेष सभी आचार्य ने अधिकांशतः चुंबन के स्थानों को ही दंतशत का भी स्थान बतलाया है, किंतु कल्याण मल्ल ने ओठ, अंतर्मुख और नेत्रों को छोड़कर नक्षत्र के शेष स्थानों को दंतशत का भी स्थान बताया है। किंतु ये उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि नक्षत्र के योनि, नितंब, कांक आदि कुछ ऐसे स्थान बतलाए गए हैं जिन पर दंतशत करना उचित नहीं माना जा सकता है। अतः चुंबन के स्थानों पर ही दंतशत करने का मुनि का निर्देश युक्ति संगत प्रतीत होता है, क्योंकि चुंबन और दंतशत दोनों मुख से किए जाते हैं। अब दांतों के गुण का निरूपण करते हैं। दांतों का बराबर होना, अधिक चिकना होना, राग या रंगों को ग्रहण करने वाला उपयुक्त प्रमाण अर्थात समान का होना, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा होना, सटा हुआ, अग्रभाग में तीक्ष्ण होना, ये दांतों के गुण हैं। अच्छे दांत यही होते हैं। विमर्श। आचार्य वात्स्यायन ने दांतों के निम्नलिखित गुण बताए हैं। समान अर्थात दांतों को समान पंक्ति में होना चाहिए, एक समान हो, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। सुंदरता चिकनी होनी चाहिए, दांतों की कांति, रूखापन नहीं होना चाहिए। और रागग्राही अर्थात दांतों को रंगों का ग्रहण करने वाला होना चाहिए, अर्थात पान आदि का रंग सरलता से चढ़ जाना चाहिए। दांत समान प्रमाण वाले, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे, एक समान होने चाहिए, क्योंकि बड़े दांत सौंदर्य को नष्ट करने वाले होते हैं। दांत बिरले नहीं होने चाहिए, अर्थात दांतों के बीच में छेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिखरे हुए दांत सौंदर्य को नष्ट कर देते हैं। इनके अतिरिक्त दांतों का अग्रभाग नुकीला होना चाहिए, क्योंकि ऐसे दांत सौंदर्य को बढ़ाते हैं। इसके बाद दांतों के दोष बताते हैं। दांत का छोटा बड़ा होना अर्थात पंक्ति से उभरा हुआ होना, रूखापन, बाहर की ओर निकले हुए अर्थात विषम होना, घिसे हुए और मोटे मोटे तथा बिखरे हुए होना, ये दांतों के दोष कहे गए हैं। दंतशत के भेद। गुड़क, उच्छुनक, बिंदु, बिंदुपाला, प्रबालमणि, मणिमाला, खंडाब्रक और बराज चर्बी तक, ये 8 प्रकार के दंतशत होते हैं। अब उनके लक्षण और प्रयोग को कहते हैं गुड़क। जब इस प्रकार से दंतशत किया जाता है कि जिससे कोई घाव ना हो, अधरों पर केवल हल्की लाली दिखाई देती है, इसमें दांतों का घाव छिपा रहता है, इसीलिए इसे गुड़क दंतशत कहते हैं। उच्छुनक, जब अधर को दांतों से कसकर दबाया जाता है जिससे अधर पर कुछ सूजन आ जाती है, तो उसे उच्छुनक दंतशत कहते हैं। वे दोनों अर्थात गुड़क और उच्छुनक तथा बिंदु, ये तीनों दंतशत अधर के मध्य में किए जाते हैं। आचार्य के अनुसार अधर के मध्य में दंतशत करने पर बिंदु सदृश जो 2 निशान बन जाते हैं उसे बिंदु कहते हैं। इस दंतशत का स्थान केवल अधर माना गया है, किंतु अनंगरंग में अधर और मस्तक दोनों को दंतशत का स्थान माना गया है। कामसूत्र के टीकाकार यशोधर का कहना है कि गले में भी इस दंतशत का प्रयोग किया जा सकता है। गले में वो चिन्ह मूंग के बराबर होता है और अधर पर तिल के बराबर होता है। उच्छुनक के विशेष स्थान को कहते हैं उच्छुनक और
प्रबाल मणि दोनों दंतशत कपोल पर किया जाता है, यानी फोरहेड पर। किस कपोल पर दंतशत करना चाहिए, इस बात को कहते हैं कर्णपूर का चुंबन, यानी कानों का चुंबन, और नतशत एवं दंतशत का प्रयोग। ये तीनों बाएं कपोल के अलंग रंग माने जाते हैं। प्रबाल मणि दांत और ओठ के संयोग और अभ्यास के द्वारा जो दंतशत किया जाता है उसे प्रबाल मणि दंतशत कहते हैं। कामसूत्र के टीकाकार आचार्य यशोधर का कहना है कि ऊपर के दांत और नीचे के ओठों के संयोग से जो नक्षत किया जाता है उसे प्रबाल मणि दंतशत कहते हैं। कल्याण मल्ल भी इसी मत को स्वीकार करते हैं। इसमें ऊपर के दांत और अधरोष्ट को मिलाकर जिस अंग में दंतशत किया जाता है उस अंग को पकड़कर जोर से दबाया जाता है। इससे घाव नहीं होता, किंतु उस अंग पर कुछ लाली छा जाती है। ये दंतशत अधर या कपोल पर किया जाता है। मणिमाला, ये प्रबाल मणि नामक दंत कर्म के द्वारा कोई निशान माला के रूप में बन जाते हैं तो उसे मणिमाला दंतशत कहते हैं। नायिका के दंतशत के स्थान को दोनों दांतों से काटने से जो चिन्ह बनता है उसे बिंदु नामक दंतशत कहते हैं। अनंगरंग के अनुसार जब ऊपर के आगे के दो दांतों से बिंदु के समान जो छोटे छोटे निशान बनाए जाते हैं उसे बिंदु कहते हैं। अनंग रंग में बिंदु दंतछद का स्थान अधर और मस्तक बताया गया है। यशोधर का कहना है कि बिंदु नामक दंतछद ग्रीवा में भी किया जा सकता है। ग्रीवा में ये दंतछद मूंग के दाने के बराबर होता है और जब अधर पर दंतछद किया जाता है तो तिल के बराबर निशान बनाया जाता है। बिंदुमाला, ये सभी दांतों से काटा जाता है तो बिंदुओं की एक माला सी बन जाती है, इसीलिए उसे बिंदुमाला कहते हैं। दंतछद के स्थान, इसीलिए दोनों मालाएं अर्थात मणिमाला और बिंदुमाला दोनों दंतछदों का प्रयोग गला, कांक और जंघाओं के जोड़ों पर करना चाहिए और बिंदुमाला नक्षत्र का प्रयोग ललाट और जंघाओं पर भी किया जा सकता है। आचार्य वात्स्यायन, कल्याण मल्ल, कोक पंडित आदि आचार्य ने बिंदुमाला का लक्षण बताया है कि सभी दांतों से काटने से जो निशान बनते हैं वे बिंदुओं की माला जैसे लगते हैं, इसलिए उसे बिंदुमाला कहते हैं। कामसूत्र के अनुसार मणिमाला और बिंदुमाला दोनों दंतछदों का प्रयोग ग्रीवा, कांक और जंघाओं के जोड़ों आदि पर करना चाहिए। बिंदुमाला का प्रयोग ललाट और उरु पर भी किया जा सकता है। रति रहस्य में भी बिंदुमाला नक्षत्र के स्थान मस्तक, ग्रीवा, कांक, जंघा और उरु बताए गए हैं। गंडाभ्रक, यदि नायिका के स्तनों के ऊपर दंतछद से बादलों के खंड के समान जो विषम यानी असमान निशान बनते हैं उसे गंडाभ्रक दंतछद कहते हैं। कामसूत्र और रति रहस्य के अनुसार स्तनों के ऊपर मेघ के खंड के समान जो निशान बनाया जाता है उसे गंडाभ्रक कहते हैं। ये निशान असमान अर्थात क्षतों के बीच बीच में जगह छुटी हुई होती है और कई निशान मोटे, कई छोटे, कई मध्यम श्रेणी के होते हैं, किंतु कल्याण मल्ल ने दांतों के अग्रभाग से कपोल, मस्तक, ग्रीवा और वक्षस्थल पर मंडलाकार निशान बनाने का निर्देश दिया है। बराह चर्बी तक, जब नायिका के स्तनों के ऊपर मिले हुए लंबे लंबे ताम्रवर्ण के दंतछद के निशान पंक्तिबद्ध एक कतार में रूप में बने हो तो बराह चर्बी तक दंतछद कहलाता है। आचार्य वात्स्यायन का कहना है कि इस नक्षत्र में नायिका के स्तनों के ऊपर मिली हुई लंबी लंबी दंत पंक्तियों के निशानों की बहुत सी कतारें हो और जिनका मध्य भाग ताम्रवर्ण का हो तो उसे बराह चर्बी तक कहते हैं। कामसूत्र के टीकाकार यशोधर का कहना है कि नायक नायिका के स्तन पृष्ठ के एक भाग को चबा डाले और फिर दूसरे भाग के स्थान को काटे, फिर तीसरे भाग को काटे। इस प्रकार व्यवधान में बीच बीच में छोड़ छोड़ लंबी लंबी कतारें बन जाती है। इनमें रक्त उभर आने से उनका वर्ण लाल हो जाता है। ऐसा लगता है कि मानो सूअर ने चबा डाला हो, इसलिए इसे बराह चर्बी तक कहा जाता है। सूअर को बराह कहा जाता था प्राचीन लोक संस्कृत में, ठीक है। तो मत्स्य अवतार, बराह अवतार, तो उस समय जानवरों को गलत नज़र से नहीं देखा जाता था, आज जानवरों को गाली बना दिया गया है, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा। रति रहस्य के अनुसार जब दंतछद के बीच ताम्रवर्ण और चारों ओर घने एवं दांतों के छोटे छोटे निशान पंक्तिबद्ध हो तो उसे कोला चर्बी तक कहा जाता है। कोल का अर्थ बराह होता है और इसे बराह चर्बी तक भी कहते हैं। इसका आकार सूअर के चबाए हुए वस्तु के समान होता है, अतः बराह चर्बी तक नाम सार्थक प्रतीत होता है।
गंडाभ्रक और बराह चर्बी तक, ये दोनों दंतशत प्रचंड वेग वाले नायक नायिकाओं के लिए होते हैं। प्रचंड वेग का अर्थ मैंने पिछले वीडियो पे बताया है, जिनकी इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार दशन छेद प्रकरण समाप्त हुआ। मस्तक पर लगाने के लिए भोजपत्र पर, कर्णपुर के लिए नीलकमल फूलों की चोटी, तांबूलपत्र और तमालपत्र पर नक्षत और दंतशत से निशान बनाकर नायिका के पास भेजना चाहिए। स्त्रियों को अपने देश की प्रथा के अनुसार आलिंगन आदि का प्रयोग करना चाहिए। आलिंगन मतलब हक करना। विमर्श रतिरहस्य के लेखक कोक पंडित के अनुसार पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा पहले संभोग तृप्त हो जाता है। पुरुष स्त्रियों से पहले संतुष्ट हो जाते हैं संभोग में, क्योंकि उनका पहले मतलब निकल जाता है वीर्य, इसलिए पुरुष स्त्री से पहले संतुष्ट हो जाते हैं। अतः नागरिक को ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे स्त्रियां पुरुष की अपेक्षा पहले तृप्त हो जाए। ऐसा कोशिश करना चाहिए कि स्त्रियों को पहले संतुष्टि मिले। यदि स्त्रियों की देश काल की रीति के अनुसार संभोग रत हो तो स्त्रियां पुरुष के पहले स्खलित होकर तृप्त हो जाती हैं। रीति के अनुसार संभोग रत हो, इसलिए काम शास्त्र के आचार्य ने देश काल के अनुसार स्त्रियों की काम रुचि का विवेचन किया है। प्रथम मध्य देश की स्त्रियों का चित्रण करते हैं। मध्य प्रदेश की स्त्रियां प्राय शुद्ध और पवित्र आचरण वाली होती हैं और चुंबन, नक्षत और दंतशत आदि प्रयोगों को पसंद नहीं करती हैं। काम सूत्रकार वात्सायन मुनि का कहना है कि मध्य प्रदेश की स्त्रियां प्राय शुद्ध आचरण वाली होती हैं। उन्हें संभोग काल में चुंबन, नक्षत, दंतशत आदि क्रियाएं अच्छी नहीं लगती, बल्कि चुंबन आदि क्रियाओं को करने वाले पुरुषों से घृणा करती हैं। उन्हें आलिंगन अधिक अच्छा लगता है। कल्याण मल्ल के अनुसार वे हंसी मजाक को अधिक पसंद करती हैं। उनका आचरण शुद्ध होता है। वे कामभोग के लिए अधिक उतावली नहीं होती। हिमालय और विंध्याचल के मध्य प्रयाग से लेकर कुरुक्षेत्र से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम का प्रदेश मध्य देश कहलाता है। ये मनुस्मृति से लिया गया है ये श्लोक। बाहिक, उत्तरापथ और अवंती की स्त्रियां भी चुंबन आदि को पसंद नहीं करती, किंतु बाहिक एवं अवंती देश की स्त्रियों की चित्ररथ में विशेष रुचि होती है। आचार्य वात्स्यन का कहना है कि उत्तरापथ और अवंती यानी उज्जैन प्रदेश की स्त्रियां भी मध्य प्रदेश की स्त्रियों की भांति चुंबन आदि क्रियाओं को कम पसंद करती हैं। वे चित्र विचित्र संभोग क्रियाओं में अधिक रुचि रखती हैं। बाहिक देश को उत्तरापथ कहा जाता है। ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। आजकल इसे बलक कहते हैं। अवंती कवोली की निवास भूमि थी। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। मालव और आभीर देश की स्त्रियां आलिंगन, चुंबन, नक्षत एवं चूसन यानी चूसना आदि क्रियाओं में विशेष रुचि रखती है। किंतु मतलब गुप्त स्थानों को चूसना ये स्त्रियां पसंद करती हैं उस देश की, किंतु नक्षत और दंतशत के घाव निशान को वे पसंद नहीं करती। प्रहरण यानी प्रहारों से अधिक प्रसन्न होती है। प्रहार करना मतलब हिट करना। आचार्य वात्स्यन का कहना है कि मालवा और आभीर देश की स्त्रियों को आलिंगन करना, चुंबन, नक्षत, दंतशत और चूसना तो अच्छा लगता है, किंतु घाव को वे पसंद नहीं करती और प्रहार से सिद्ध हो जाती है, अर्थात प्रहारों से अधिक प्रसन्न होती है। प्रहार से उन्हें अधिक सुख मिलता है और संतुष्ट हो जाती है। चूसन से यानी चूसने से अभिप्राय स्वभावतः औपरिष्टक मैथुन से रहा होगा, जिसमें लिंग मुंह में डालकर चूसा जाता था या जीभ से योनि को चाटा जाता था। मेरे विचार से चूसन का अभिप्राय ओठ या जीभ से ओठ, जीभ, स्तन आदि का चूसना होना चाहिए। प्राचीन काल में मालवा एक अलग प्रदेश था जिसकी राजधानी दसपुर थी, किंतु महाजनपद युग में वो अवंती में विलीन हो गया। किंतु वात्स्यायन ने अवंती एवं मालव का अलग अलग उल्लेख किया है। इससे प्रतीत होता है कि दोनों अलग अलग प्रदेश थे। आबिर प्रदेश ब्रज क्षेत्र से लेकर सिंधु प्रदेश तक फैला था। सिंधु और इरावती, चंद्रभागा, वितस्ता, शतद्रु और विपाशा इन नदियों के अंतराल बीच में रहने वाली स्त्रियां उपरिष्टक और मुख मैथुन को अधिक पसंद करती हैं, यानी लिंग को मुंह में लेकर चूसना और मुख मैथुन को पसंद करती हैं। विमर्श पंजाब
की पांचों नदियों और सिंधु नामक छठी नदी के बीच के स्थान को सिंध प्रदेश कहते हैं। यहाँ की स्त्रियों को मुख मैथुन अधिक पसंद था। अपरांतक और लाट देश की स्त्रियां प्रचंड कामवेग वाली होती हैं, यानी उनकी इच्छाएं प्रचंड होती है, ज़्यादा होती है, और सूरत काल में धीरे धीरे सी शब्द करती हैं। विमर्श आचार्य वत्सायन मुनि का कथन है कि अपरांतक सह्याद्री के पास उत्तरी ककोन प्रदेश का भूभाग था और लाट देश वर्तमान गुजरात का भूभाग था। लाट एक प्राचीन जनपद था, संभवतः सूरत, भड़ोच, काठियावाड़, अहमदाबाद, बड़ौदा के विस्तृत भूभाग पर लाट देश स्थित था। अपरांतक और लाट देश की स्त्रियों का कामवेग अत्यंत प्रचंड होता था। वे संभोग के समय धीरे धीरे शीतकार आवाज़ करती थी। वे संभोग के प्रहारों को प्रसन्नता से सहन करती है। वे कोमल एवं देखने में सुंदर होती है। अंतरंग और रति रहस्य के अनुसार अपरांतक और लाट देश की स्त्रियां प्रचंड कामवेग वाली होती है और रति क्रीड़ा में प्रसन्न होकर नाचने सी लगती है। स्त्री राज्यों और कौशल देश की स्त्रियां प्रचंड कामवेग वाली होती है और संभोग काल में तीव्र प्रहारों को अधिक प्रसन्न करती है। मतलब संभोग के समय हाथों से मार खाना यानी हिट करना पसंद होता है, तथा अपने कामवेग को शांत करने के लिए वे कृत्रिम लिंग यानी कि खिलाना जैसा लिंग, लोहा, लकड़ी और धातुओं के बने बनावटी लिंगों का प्रयोग करती है हस्तमैथुन के लिए। आचार्य वत्सायन ने कामसूत्र में स्त्री राज्य और कौशल देश की स्त्रियों का एक सा आचार विचार बताया है, किंतु स्त्री राज्य कहाँ है इस विषय में कुछ उल्लेख प्राप्त नहीं होता। कामसूत्र के टीकाकार यशोधर ने केवल इतना उल्लेख किया है कि ये प्रदेश वज्रदंत देश के पश्चिम भाग में स्थित था। संभवतः यह प्रदेश आसाम प्रदेश का कुछ भाग रहा हो, क्योंकि वहाँ पर संपत्ति की उत्तराधिकारिणी केवल स्त्रियाँ ही होती हैं। मतलब स्त्रियों का ही राज होता है, धन संपत्ति पर उन्हीं का राज होता है उस समय। इस प्रकार स्त्रियों की प्रधानता के कारण उसे स्त्री राज्य कह दिया हो। कौशल एक प्रसिद्ध राज्य था। इसकी राजधानी साकेत और बौद्ध युग में श्रावस्ती थी। इन दोनों राज्यों की स्त्रियां प्रचंड कामवेग वाली होती थी और उनकी काम वासना शांत करने के लिए उनके गुप्त स्थानों पर प्रहार किया जाता था। इससे भी यदि उनका कामवेग शांत नहीं होता था तो वे स्त्रियां कृत्रिम लिंग को अपनी योनि में घुसेड़कर काम वासना से शांत करती थी। कल्याण मल्ल का कहना है कि वहाँ की स्त्रियों की योनि में कंडू खुजलाहट अधिक होती थी, जिससे वे कठोर, कड़ा और दृढ़ लिंग के जोरदार प्रहार से शांत करती थी। रति रहस्य के अनुसार उस कंडू को मिटाने के लिए वे स्त्रियां हाथी दांत, लोहा या लकड़ी के बनावटी लिंग का प्रयोग करती थीं। कंडू का मतलब होता है खुजलाहट। हमने पिछले चैप्टर पे पढ़ा था। आंध्र प्रदेश की स्त्रियां स्वभाव से कोमल, संभोग प्रिय, गंदी रुचि वाली और मर्यादा का उल्लंघन करने वाली होती हैं। आचार्य वात्सायन के अनुसार आंध्र प्रदेश की स्त्रियां का स्वभाव से तो कोमल होती हैं वो लोग और संभोग में अधिक रुचि रखती है, किंतु वह रुचि अत्यंत निम्न स्तर की होती थी। वे पुरुष के साथ संभोग के लिए मर्यादा का भी उल्लंघन कर बैठती थी। वे संभोग के लिए स्वयं आतुर रहती थी। वे चाहती थी कि हमेशा पुरुषों का संसर्ग होता रहे। कल्याण मल्ल के अनुसार वे व्यभिचारिणी होती थी, यानी अपनी इच्छाओं से चलती थी। पांडु भी कुंती को यही कहती है। मेरे महाभारत की वीडियोस में भी आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र की स्त्रियां समस्त 64 कलाओं के प्रयोग में अनुराग रखने वाली, अश्लील और कठोर भाषण में रुचि रखने वाली होती हैं तथा संभोग का प्रारंभ अत्यंत वेग एवं ठिठाई के साथ करती है। नागरिक अर्थात पाटलिपुत्र की स्त्रियां उसी प्रकार 64 कलाओं का प्रयोग एवं अश्लील हरकतें एकांत में करती हैं। वात्सायन ऋषि मुनि का कहना है कि महाराष्ट्र की स्त्रियां 64 काम कलाओं के प्रयोग में अधिक रुचि रखती है और संभोग के समय अश्लील हरकतें करना अच्छा लगता है तथा गाली गलौज और कठोर वाक्य बोलती हैं। मतलब लोगों की अलग अलग फैंटेसीज होती हैं, ठीक है, यही यहाँ पे बोला जा रहा है। संभोग में प्रचंड वेग के साथ प्रवृत्त होती हैं। वे प्रचंड वेग और दृढ़ पुरुष के साथ संभोग अधिक पसंद करती हैं। इसी प्रकार नागरिक स्त्रियां भी रति क्रीड़ा करती हैं।
किंतु वे अपनी प्रतिक्रिया एकांत में पसंद करती हैं। कामशास्त्र के टीकाकार यशोधर ने नागरिक का अर्थ पाटलिपुत्र किया है, जो उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि महाराष्ट्र और पाटलिपुत्र की निकटता का कोई संबंध नहीं है। दूसरे, पाटलिपुत्र नाम का कोई देश नहीं है, वो एक नगर मात्र है। तीसरे, नागरिका का अर्थ पाटलिपुत्र मानने में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, मात्र यशोधर ही नागरिका का अर्थ पाटलिपुत्र करते हैं। द्रविड़ देश की स्त्रियां संभोग काल के पहले आलिंगन, चुंबन आदि क्रियाओं से मर्दन रगड़ किए जाने से धीरे धीरे द्रवित स्खलित होने लगती हैं। आंध्र और कर्नाटक के दक्षिण का भाग द्रविड़ देश कहलाता है। प्राचीन काल में इसे तमिलगम कहा जाता था। वात्स्यायन के अनुसार इस देश की स्त्रियां संभोग काल के पहले आलिंगन, चुंबन आदि क्रियाओं के द्वारा मर्दन किए जाने पर धीरे धीरे द्रविड़ होने लगती हैं। रति रहस्य के अनुसार द्रविड़ देश की स्त्रियां आलिंगन, चुंबन आदि क्रियाओं तथा उंगली प्रयोग को अधिक पसंद करती हैं, मतलब योनि में उंगली डालना, ये सब। इससे मंद मंद रजस्राव, यानी स्त्रियों के जो स्पर्म होते हैं उसको रज कहा जाता है। रजस्राव यानी रज का बहना, रजस्राव होने लगता है और प्रथम समागम में ही तृप्ति हो जाती है। पद्मश्री के अनुसार द्रविड़ स्त्रियां केश ग्रहण, आलिंगन, चुंबन, मर्दन, ताड़न और जिह्वा प्रवेश, यानी योनि में जीभ का डालना, इसमें अधिक रुचि रखती है। बनवास देश की स्त्रियां मध्यम वेग वाली, सभी प्रकार के आलिंगन आदि सूरत विधियों को सहन करने वाली, अपने अंगों के दोषों को छिपाने वाली और पराय स्त्री के अंगों की हंसी मजाक उड़ाने वाली तथा कुत्सित, अश्लील, कठोर बात व्यवहार से परहेज करने वाली होती हैं। कोंकण देश के पूर्ववर्ती भूभाग को बनवासी राज्य कहा जाता है। ये राज्य दक्षिण में स्थित था। रामायण के अनुसार बनवासी राज्य दंडकारण्य के नाम से प्रसिद्ध था। ये दंडकारण्य ही बनवासी राज्य रहा होगा। वात्स्यायन के अनुसार बनवासी राज्य की स्त्रियां मध्य कामवेग वाली होती हैं। उनमें संभोग की कामना मध्यम श्रेणी की होती है। वे आलिंगन, चुंबन आदि सभी संभोग विधियों को सरलता से सह लेती हैं, किसी प्रकार का ऐतराज नहीं करती। वे अपने शरीर के दोषों को छिपाए रखती हैं और दूसरे के दोषों को प्रकाशित करती हैं। वे पराई स्त्रियों के अंगों के दोषों का मजाक उड़ाती हैं। वे कुत्सित आचरण, अश्लील हरकतें और कठोर भाषण बिल्कुल पसंद नहीं करती, बल्कि इस प्रकार के पुरुषों से घृणा करती हैं। गौड़ देश की स्त्रियां मृदुभाषिणी, अनुरागवती और कोमलांगी होती हैं। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार गौड़ यानी बंगाल देश की स्त्रियां मधुर और प्रिय वाणी बोलने वाली होती हैं। वे फूल के समान कोमल होती हैं और पति से अनुराग करती हैं। जब आचार्य सुवर्णनाभ का मत प्रस्तुत करते हुए आचार्य वात्स्यायन कहते हैं, आचार्य सुवर्णनाभ का कथन है कि प्रदेश की रीतियों की अपेक्षा अपनी प्रकृति और स्वभाव मुख्य होता है, अतः यहाँ देशाचार अर्थात देशीय रीति रिवाज अपेक्षित नहीं है। समय के अनुसार देशीय आचार विचार, वेशभूषा और क्रीड़ाएँ एक देश से दूसरे देश में पहुँच जाती हैं, वो अब भी विद्यमान है। विमर्श, यहाँ पर आचार्य सुवर्णनाभ का मत प्रस्तुत करते हुए वात्स्यायन मुनि कहते हैं कि प्रादेशिक रीति रिवाजों की अपेक्षा प्रकृति और स्वभाव की समता प्रमुख होती है, इसलिए जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी प्रकृति है, उसी के अनुसार अनुकूल आलिंगन, चुंबन आदि कार्य करना चाहिए। यदि प्रकृति एवं रुचि के अनुसार संभोग आदि कार्य नहीं किया जाता तो वो संभोग कार्य कष्टदायक होता है। समय अनुसार परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। एक देश के लोग जीविका, उपार्जन या अन्य कारणों से दूसरे देशों में आ जाया करते हैं। इससे एक प्रदेश के आचार विचार, रीति रिवाज, वेशभूषा भी दूसरे देशों में पहुंच जाते हैं। अतः एक प्रदेश के आचार विचार और रीति रिवाजों का प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ता है और उनमें परिवर्तन हो जाता है। अतः उनके स्वभाव एवं प्रकृति को ध्यान में रखकर उनकी रुचि के अनुसार आचरण करना चाहिए। आलिंगन, चुंबन, नक्षत, दंतछत, प्रहरण और शीतकार आदि क्रियाओं में एक दूसरे की अपेक्षा उत्तरोत्तर रागवर्धक होता है और पहले वाले की अपेक्षा बाद वाला अधिक विचित्र होता है। यहाँ पर आचार्य वात्स्यायन का अभिप्राय ये है कि आलिंगन की अपेक्षा चुंबन अधिक रागवर्धक होता है। इसी प्रकार चुंबन की अपेक्षा नक्षत की अपेक्षा दंतछत, दंतछत की अपेक्षा प्रहरण यानी प्रहार करना और प्रहार की अपेक्षा शीतकार अधिक रागवर्धक होता है तथा उत्तरोत्तर विचित्र होता है, अर्थात पूर्व की अपेक्षा बाद का उत्तरोत्तर कामवर्धक होता है। अब एकांत में किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन। यदि स्त्री के मना करने पर भी पुरुष नक्षत, दंतछत आदि जो कुछ करे उसे सहन न करती हुई स्त्री भी उसी प्रकार उससे दुगना नक्षत, दंतछत करे, जिससे क्या दुगना करें, इस पर आचार्य कहते हैं, यदि पुरुष बिंदु नामक
दंतशत का प्रयोग करे तो स्त्री बिंदुमाला दंतशत का प्रयोग करे और बिंदुमाला के बदले में खंडाब्रक दंतशत करे। इस प्रकार क्रोध से आविष्ट होकर प्रेम कलह करना चाहिए। स्त्री के हाथ से पुरुष के बालों को पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी ठुड्डी उठाकर उसका मुख चूम ले और पुरुष से लिपट जाए तथा उन्मत्त होकर उन स्थानों पर दंतशत करें। नायिका अपने प्रियतम यानी नायक की छाती से लिपटकर मुख उठाकर गले में बाहें डालकर मणिमाला तथा अन्य प्रकार के दंतशतों का प्रयोग करें। इसके बाद आचार्य खुलेआम की जाने वाली चेष्टाओं का वर्णन करते हैं। यदि नायक दिन में लोगों की भीड़भाड़ में नायिका द्वारा किए गए दंतशत आदि घावों को प्रदर्शित करें तो नायिका अपने को छिपाकर अपने द्वारा किए गए चिन्हों को लक्ष्य कर हंसने लगे। इसी प्रकार नायिका भी मुंह बिचकाती हुई और नायक को कोसती हुई सी ईर्ष्या के साथ नायक के द्वारा किए गए अपने अपने घावों को प्रदर्शित करें दिखाएं। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार करने से लज्जाशील दंपतियों का प्रेम 100 वर्ष में भी कम नहीं होता। इस प्रकार देशोपचार नामक 12 प्रकरण समाप्त हुआ। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।